आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टाडी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमारा 12 फरवरी को कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र फिजिक्स का पेपर है। लगातार मैं दोस्तों आपकी यह तैयारी करा रहा हूँ। ओके, तो 2 अंक की महत्वपूर्ण में आपको लगातार बताते जा रहा हूँ। तो ये आपका उसी सीरीज में पार्ट 3 हो गए। पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका हूँ। लगभग मैंने सब पार्ट में आपको 15 से 16 क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ, 16-17 क्वेश्चन बता रहा हूँ। पार्ट 2 में इतने ही बताए थे और इस वीडियो में भी आपको 15-16 क्वेश्चन बता दूंगा। लगभग अगर हम मान के चले एक पार्ट में 15 क्वेश्चन, 15, 30, 45 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे 2 नंबर वाले। एकदम सिलेक्टेड मैं आपको पूरी किताब के बता दूंगे। बस 2 नंबर कितने ही मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको 3 नंबर वाले सभी क्वेश्चन आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। ओके, अब 4 नंबर वाले क्वेश्चन की अगर बात करें तो उसमें आपके काफी लोग हो जाते हैं। जैसे आपके है आपका समांतर प्लेट संधारित्र वाला हो जाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी हो जाता है आपका, ओके, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में हो जाता है। अंतर वाले क्वेश्चन है तो मैं आपको अलग से वो भी आपको करवा दिए हैं। ओके, साथ की प्रमेय हो जाती है। ओके, किसी बिंदु पर अच्छी निरक्षीय स्थिति में क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये टॉपिक है, ये आपको बहुत ही समझ के लेने पड़ेगा। अगर एक टॉपिक को भी समझाता हूँ, ओके, बताता हूँ तो 10-15 मिनट की वीडियो बन जाएगी। ओके, तो देखता हूँ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक अलग से मैं लाने की प्रयास करूंगा। ओके, बाकी हम देख लेते हैं 2 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, महामैराथन एक भी प्रश्न नहीं छोड़ने वाले हैं क्योंकि सभी मैं आपको कवर कर रहा हूं, बहुत हाई चांस इन्हीं में से। ओके, तो आपकी कुछ घंटों, आपके कुछ और घंटों की मेहनत आपकी क्या है प्रतिशत बढ़ा सकती है। ओके, मतलब क्या है अभी लास्ट ही समय रह गया है जिसमें आप अपनी 12वीं के परसेंट अगर आपकी मान लीजिए आपकी 90% बनानी और मेहनत आप कर लेते 92, 93, 95% तक आप पहुंचा सकते हैं। ओके, तो जितनी आपकी परसेंट आपकी लिखी हुई है तो इससे भी ज्यादा आप क्या है आप बना सकते हैं। ओके, इसी कारण और मेहनत करके जितना ज्यादा मेहनत कर सके, जितना आप हो सके पूरी आप मेहनत करिएगा। आगे देख लेते हैं। ओके दोस्तों, तो पहला हमारा क्वेश्चन आता है अनुगमन वेग क्या है, धारा घनत्व को परिभाषित कीजिए। अलग से प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 12 फिजिक्स की, तो क्रम से वीडियो देख लीजिएगा और पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निपटा दीजिएगा, फिर पार्ट 3 के धीरे निपटा दीजिए बेहतरीन तरीके से। शॉर्ट वाली इसलिए बता रहा हूँ कि एकदम सभी स्टूडेंट क्या है तैयार अच्छे से कर सकते होंगे और इन्हें आप समझ भी सकते हैं और याद करने वाले होंगे। अनुगमन वेग क्या है, धारा घनत्व में परिभाषित आपको बताना है। तो अनुगमन वेग क्या होता है, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक औसत वेग से प्रभावित होते हैं, इस नियत वेग को क्या है अनुगमन वेग कहते हैं। ओके, और साथ ही फिर धारा घनत्व को आपको परिभाषित करना है। तो धारा घनत्व क्या होता है, किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट में के प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली धारा को क्या है धारा घनत्व कहते हैं। समझकर आपको लेना पड़ेगा। साथ ही एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे मैं 3 नंबर में आपको बताऊंगा आपका धारा घनत्व और क्या अनुगमन वेग में संबंध, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार करना है। आई होप ने तैयार कर लिया, नहीं तो मैं आपको 3 नंबर में आपको बता दूंगा। नेक्स्ट आपको तैयार करना है ओम के नियम की सीमा है। ओम का नियम आपको तैयार करना है, फिर ओम का नियम की सीमा तैयार कर लीजिए। ओके, पहले ओम का नियम देख लीजिए क्या होता है। आई होप मुझे आपको याद होगा। ओके, ओम का नियम क्या होता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई हो गया, ताप हो गया, ओके, इत्यादि में क्या परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगने वाले विभवांतर के परमानुपाती होती है। ओके, किस प्रकार से, यदि हमारा कोई चालक है, इस प्रकार से हमारा कोई चालक है, इसमें अगर इसकी लंबाई ना बदले, ताप पर इसका बदले, एक स्थिर रहे, नियत रहे। ओके, तो इस पर प्रवाहित होने वाली मान लीजिए धारा प्रवाहित हो जाती आई, जब इसके जो बिंदु है मान लीजिए बी है तो उसमें लगने वाला विभवांतर इसे क्या है आपका अनुक्रमानुपाती होता है। तो ओके, तो आपके विभवांतर के अनुक्रमानुपाती आई होता है। ओके, इस प्रकार से आपका हो जाता है। फिर इसके में आपका अनुक्रमानुपाती हटाएंगे, आपका क्या है स्थिरांक आ जाएगा। ओके, आर जहां स्थिरांक हो जाता है नियत स्थिरांक। इस प्रकार से सिंपल है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, ताप, दाब इत्यादि ना परिवर्तित न किया जाए तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा उसके क्या है सिरों पर लगने वाली विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब भी अनुक्रमानुपाती आपके आई हो जाती है, जहां पे अगर ये अनुक्रमानुपाती समानुपाती हटाते हैं तो आपका आर आ जाएगा जो कि आपका एक नियतांक है। ये आपको तैयार कर लेना है। फिर आपको तैयार करना है ओम के नियम की 2 सीमाएं। ओम का नियम क्या है, केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है, तो ये आपको तैयार करना है कि ये केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है। दूसरा आपको तैयार करना है ओम के नियम के परिचालन के लिए चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप आदि परिवर्तन ना हो। तो परिभाषा अगर याद है तो आपसे ये आपके बनी जाएंगे सीमाएं। ओके, तो ये दूसरा वाला तो यही पॉइंट है कि इसकी क्या है किसी उस जो जिस चालक पर ये काम कर रहा हूं का नियम उसमें क्या है भौतिक अवस्था जैसे ताप, लंबाई, ताप में परिवर्तन ना हो। ओके, परिवर्तन ना हो मतलब अपरिवर्तित रहे, साथ ही इसके केवल धात्विक चालकों में काम करेगा। ओके, ये आपके हो जाते सीमा। आई होप समझ चुके हैं। नेक्स्ट बहुत ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कोई 2 शर्तें आपको लिखनी है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की 2 शर्तें, तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की 2 शर्तें हमारी, पहला है प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गतिमान होना चाहिए। ओके, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर। दूसरा है आपका आपतन कोण का मान दिए गए माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। याद कर लीजिएगा, पहली कंडीशन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की कि प्रकाश सघन माध्यम से, सघन से आपका विरल की ओर जाना चाहिए। ओके, गतिमान करना चाहिए। दूसरा है आपतन कोण का मान माध्यम के क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। याद कर लीजिएगा। ओके, ये आपका नेक्स्ट है दोस्तों आपका साथ ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं इसकी परिभाषा भी आपको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको तैयार करना है
लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है, एक वाक्य में भी, बाकी 2 नंबर में भी आपसे पूछ दिया जा सकता है कि लेंस की क्षमता को परिभाषित करना है। तो लेंस की क्षमता क्या है? किसी लेंस की क्षमता का लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया जाए। बिल्कुल आसान है, फॉर्मूला याद करिए, फॉर्मूला याद कीजिए कि P इक्वल टू P में यहाँ जहाँ आपका क्या है लेंस की क्षमता है, P इक्वल टू होता है 1/f, 1/f। इसे याद करना है, तो पूरा याद नहीं करना है, क्या करना है? लेंस की क्षमता। तो भैया हम लेंस जानते हैं, लेंस की क्षमता को हम कहते हैं P। लेंस की ये P हमारा क्या है? लेंस की क्षमता। ओके, तो P इक्वल टू होता है 1/f। ओके, 1/f जो होता है या आपको मीटर में आपको स्क्वायर, बस इतना याद कर लिए आपने, क्या है समझ लिए, परिभाषा याद कर लिया। कितना इतना से याद कर लिए, इतना आपने समझ लिया, दिमाग में रख लिया, हो गया। अब क्या, अब लेंस की क्षमता की परिभाषा पूछी जा रही है, तो बस आपको यहाँ आपको f जो है फोकस दूरी। ओके, ये आपकी s क्या है? फोकस दूरी। ओके, तो बस आपको बता देना है किसी लेंस की क्षमता उसकी क्या है जो फोकस दूरी है, वो भी कोष्टक में मीटर में, फोकस दूरी उसके विक्रमानुपाती होती है, मतलब उल्टा होती है। ओके, विक्रमानुपाती मतलब उल्टा होती है। बस ये हो गया आसानी से। अब इसे रटेंगे तो भूल जाएंगे, सीधा आप क्या फॉर्मूला याद करिए, P इक्वल टू होता है 1/f, जहां आपका ये मीटर में। ओके, तो लिख देना किसी लेंस की क्षमता, ये आपको ऑब्जेक्ट में भी आ जाता है। ओके, तैयार कर लीजिएगा, ऑब्जेक्ट में किसी लेंस की क्षमता क्या है, उसकी फोकस दूरी के विक्रमानुपाती होती है। आई होप आप समझ चुके। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट देख ले, 6वां क्वेश्चन हमारा, खतरे का जो सिग्नल है लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? आपने देखा होगा जितने भी खतरे वाले सिग्नल होते हैं लाल रंग के होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं? रीजन देख लेते हैं, बहुत ही आसान है कि लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, याद ही कर लीजिए, अब याद ही कर लीजिए कि जो लाल रंग है उसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। और ऑब्जेक्ट में हमेशा पूछा जाता है किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, तो आपको हमेशा बताना लाल रंग की ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है। साथ ही आपको यही हो जाता है जब खतरे आपको पूछे क्वेश्चन पूछा है कि खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, तो आपको बताना है खतरे लाल रंग तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, जिससे क्या है वायुमंडल में अणुओं द्वारा लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है, अतः लाल रंग सिग्नल को दूर से ही देखा जा सकता है। इसका प्रकीर्णन नहीं हो पाता। ओके, प्रकीर्णन नहीं हो पाएगा तो इसे दूर से देखा जा सकता है। इसलिए क्या है, जब दूर से लाल रंग खतरा है तो खतरा हमें पहले से दिखना चाहिए। ओके, ये नहीं कि वहां बिल्कुल पहुंच गए फिर हमें खतरा पता चला, जब तक हम गए गाड़ी चली गई। ओके, समझ सकते हैं आप, इस प्रकार से मेन लाइन आपको ये रहने वाली है। ओके, तैयार हो गया है, आगे देख लेते हैं। और अभी तक दोस्तों हमने क्या है अपने फिजिक्स के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ऑल चैप्टर कंप्लीट डिटेल से आपको नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही आपको क्या है 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ। ओके, तो इसकी आपकी फीस है 199 रुपए, लेकिन अभी क्या है 50% ऑफ चला है, 99 रुपए आपको दिया जा रहा है क्लास का पूरा कंप्लीट कोर्स। ओके, तो आप है ज्वाइन करने के लिए 9039534479 दिए व्हाट्सएप में मैसेज करना है, या फिर दोस्तों आप प्ले स्टोर से अनुराग सारी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके वहां से भी आगे ऑनलाइन आप ले सकते हो। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा आई होप मैं आपको धीरे धीरे करके ओके प्रेम पूर्वक आपको एक एक निपटाते जा रहा हूँ। अच्छे से आप वीडियो देखते जाइए, समझते जाइएगा, बाकी आपको कोई गाइड पढ़ने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत आपको क्या पूछा जाए? तरंगों का जब 2 या 2 से अधिक तरंगे माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं और परिणामी विस्थापन उन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिशों के योग के बराबर होता है, जिसे यहाँ आपको फिर बता देना है। यदि n किसी बिंदु पर एक साथ पहुंची गई तरंगों के कर्ण है तो उस बिंदु पर विस्थापन क्या है? y1 y2 y3 इस प्रकार से होगा। अध्यारोपण का सिद्धांत से उस बिंदु का परिणामी विस्थापन क्या है? y इक्वल टू हो जाएगा y1 + y2 + y3। इस प्रकार से आपको तैयार कर लेना है। मैंने आपका ये है कि क्या है जब 2 या 2 से अधिक तरंगे माध्यम के किसी एक बिंदु पर पहुंचती है तो परिणामी विस्थापन उन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग होता है। सदिश योग आपको कर देना है, तो वही आपको कहलाता है तरंगों का अध्यारोपण। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई पड़ता है, कारण बताइए। तो देखिए अगर आपसे ये क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर में पूछा जाता है, ओके, तो आप चाहे तो आप ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है, 2 नंबर ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है, तो आपको बताना है कि जो साबुन का जो बुलबुला है रंगीन दिखाई देता है, इसका मेन कारण है वृत्तीकरण के कारण दिखाई देता है। ओके, वृत्तीकरण के कारण। लेकिन अगर आपसे लॉन्ग में पूछा जाए, मतलब 2 ही नंबर में अगर पूछ लिया जाए, 2-3 लाइन आपको अच्छे से लिखनी है, तो आप किस प्रकार से लिखते हैं? नहीं अगर समझ में आ रहा तो फिर आप व्यतिकरण लिख दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा। फिर भी आपको इस प्रकार से आपको थोड़ा विस्तार से समझाना है कि जब सूर्य का प्रकाश पतली फिल्म में जैसी जिसकी मोटाई प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि हुई होती है पर आपतित होता है, तो कुछ भाग क्या फिल्म से ऊपरी पृष्ठ से परावर्तित हो जाता है तथा शेष भाग उसके अंदर प्रवेश कर निचले पृष्ठ में परावर्तित होता है। दोनों पृष्ठों से परावर्तित इन प्रकाश तरंगों में वृत्तीकरण होता है। चूंकि श्वेत प्रकाश 7 रंगों बना होता है, परावर्तित तरंगों के व्यतिकरण के कारण फिल्म रंगीन दिखाई। आंसर लास्ट में क्या निकलता है हमारा? ये व्यतिकरण के बाहर ये क्या पूरा समझा के बताया कि ऐसा रंगीन क्यों दिखाई दे रहा है। ओके, जो साबुन का बुलबुला है रंगीन क्यों दिखाई देगी, इसमें रीजन बताया। अगर आपसे नहीं कुछ याद हो पा रहा तो व्यतिकरण बस याद कर लीजिएगा। ओके, ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों है क्वेश्चन हमारा प्रकाश का व्यतिकरण कैसे कहते हैं? व्यतिकरण का एक उदाहरण दीजिए। ओके, तो प्रकाश का व्यतिकरण क्या कहलाता है? प्रकाश का व्यतिकरण की आपको सबसे पहले हेडिंग डाल लेनी, फिर आपको लिखना है जब समान आवृत्ति की 2 प्रकाश तरंगें किसी माध्यम पर, इसकी शर्त क्या है
कि जो दो आपकी प्रकाश तरंगे हैं वो क्या समान आवृत्ति होनी चाहिए, ओके शर्त है। तो जब समान आवृत्ति दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को आपको क्या है प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। क्या है आपको क्या बताया जा रहा है, जब तो समान आवृत्ति दो प्रकाश तरंगे, तो ये हमारी होगी दो प्रकाश तरंगे, ओके ये हमारी क्या समान आवृत्ति है, हमने मान लीजिए दोनों क्या है समान आवृत्ति, ओके। तो इस प्रकार से जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे एक ही माध्यम कोई भी एक ही माध्यम होने एक ही दिशा में गमन करें, एक ही माध्यम हो, एक ही दिशा हो, ओके एक ही माध्यम हो, एक ही दिशा में गमन करें, साथ ही इनका क्या है आवृत्ति समान हो, ओके समान इनकी आवृत्ति हो, तो ये क्या है किसी इनके ये गमन करते समय फलस्वरूप ये कहीं ना कहीं इस प्रकार से मान ली जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये टकराएंगी। जहां ये टकराती हैं, ओके अध्यारोपण करती हैं, तो अध्यारोपण के फलस्वरूप इनकी जो प्रकाश की तीव्रता है उसमें परिवर्तन आ जाता है, जैसे कहते हैं हम प्रकाश का प्रतिकरण। आइए बात समझोगे, इस प्रकार से आप थोड़ा पॉइंट पकड़ के याद करिएगा तो याद हो जाएगा, ओके। अब उदाहरण बताना, तो हमें उदाहरण देख ही चुके, जो साबुन का बुलबुला क्या है रंगीन दिखाई देता है, पतली फिल्मों का रंगीन दिखाई देना, ये सब किसके कारण होता है व्यतिकरण के कारण होता है। आई होप समझ चुके हैं, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार करना है कला संबंध शोध क्या है, दो स्रोत के कला संबंध होने की शर्तें लिखिए। चलिए इसे समझ लेते हैं, और आपको समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं है, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे देख लेते हैं, तो हमसे दोस्तों क्या पूछा जा रहा है, कला संबंध शोध क्या है। तो कला संबंध शोध क्या कहलाते हैं, ऐसे स्रोत कला संबंध शोध कहते हैं जिनसे निकलने वाली तरंग की आवृत्तियां समान होती है, कलांतर नियत होता है, प्रकाश स्रोत के कला संबंध होने की शर्तें होती। बस आपको केवल यही याद रखना है कि ऐसे स्रोत, नामी कला संबंध स्रोत मतलब स्रोत मतलब जिनसे क्या तरंगें निकलती है, तो ऐसे कला संबंध स्रोत वही कला मतलब ऐसे स्रोत जिनकी क्या है तरंगों की आवृत्तियां समान हो, मतलब जिस स्रोत से क्या आवृत्ति निकल रही है उनकी आवृत्ति क्या समान, मतलब तरंगें निकल रही है उनकी आवृत्ति समान होनी चाहिए उन तरंगों की, साथ ही कलांतर नियत होना चाहिए अथवा शून्य होना चाहिए। बस दो शर्तें यहाँ से आपको ध्यान रखनी, कला संबंध स्रोत के लिए क्या होनी चाहिए, तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए और क्या है कलांतर नियत होना चाहिए, तब वो क्या है प्लस वो वह स्रोत कला संबंध स्रोत कहलाता है। अगर यही शर्तें पूछ लेता है तो बस वही शर्तें आपको लिख देनी है कि दोनों की आवृत्ति बराबर होनी चाहिए और कलांतर शून्य होना चाहिए। चाहे आपसे परिभाषा पूछे, चाहे आपसे शर्तें पूछे, बस रीजन इनका दो ही है कि कला संबंध स्रोत कब स्रोत कहलाएगा, कोई भी स्रोत कला संबंध स्रोत कब कहलाएगा, जब दोनों की आवृत्ति जो दोनों तरंगों की आवृत्ति बराबर होनी चाहिए और कलांतर शून्य नियत होना चाहिए, बस यही है। चाहे आपसे परिभाषा पूछे तो वही आपको बता के लिख देना है, जोड़ के लिख दीजिएगा परिभाषा में, आपको शर्तें पूछे तो दो अलग अलग पॉइंट बनाकर लिख दीजिए। आइए समझ चुके हैं। नेक्स्ट है डी ब्रोगली तरंग क्या है, डी ब्रोगली तरंग का समीकरण लिखिए। तो प्रत्येक गतिमान कण के साथ तरंग संलग्न होती है। डी ब्रोगली कहते हैं कोई भी कण जा रहा है, जैसे ये भाग रहा है इस प्रकार से चल रहा है, तो इसके साथ पक्का एक तरंग आपको क्या है संलग्न है, मतलब एक साथ तरंग जुड़ी हुई है, ओके। तो डी ब्रोगली कहता है कोई भी कण है, कोई जिस तिरंगा है, मान लीजिए तिरंगा को फेंक रहे हैं तो उसके साथ पक्का कोई ना कोई क्या है तरंग संलग्न है, डी ब्रोगली कहता है, ओके। इस तरंग को क्या है डी ब्रोगली तरंग कहते हैं, ओके, या द्रव्य तरंग भी कहते हैं। कोई भी कण आप पकड़ें उसके साथ पक्का एक ना एक क्या है तरंग संलग्न है, संलग्न मतलब जुड़ी हुई है उसके साथ है, ओके। और जो तरंग जुड़ी हुई है उसे ही हम क्या है डी ब्रोगली तरंग कहते हैं। आइए समझोगे कि कोई भी कण है उसके साथ क्या है तरंग जुड़ी हुई है और जो जुड़ी है या संलग्न है जो तरंग, उसे ही हम डी ब्रोगली तरंग कहते हैं। डी ब्रोगली का तरंग को आपको रट लेना है, लैम्डा आपका होता है, आपका होता है लैम्डा इक्वल टू आपका h अपॉन आपका mu, ओके, ये आपको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं विकर्ण की द्वैत प्रकृति क्या है। बहुत ही आसान है, दो लाइन में आपको समझाते जा रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा, पसंद आ रहा होगा। आगे देख लेते हैं विकर्ण की द्वैतीय प्रकृति पूछी जा रही, ओके। तो विकर्ण कुछ परिघटनाओं में तरंग की भांति तो कुछ परिघटनाओं में कण की भांति व्यवहार करता है। विकर्ण की इस प्रकृति को द्वैतीय प्रकृति कहती है। बहुत ही आसान है, द्वैतीय प्रकृति, प्रकृति मतलब होता है व्यवहार, द्वैतीय मतलब होता है दो, तो ऐसी मतलब वो विकर्ण मतलब विकर्ण, तो विकर्ण जब क्या है दो व्यवहार करने, दो टाइप का व्यवहार करने लगते हैं, ओके, उसे कहते थे अपन विकर्ण की द्वैतीय प्रकृति। दो तरीके से व्यवहार कर रही है। पहला विकर्ण के कुछ परिघटना में, तो कुछ घटना में क्या है तरंग की भांति करेगी, विकर्ण कहेगी भैया मैं तरंग हूं, और कुछ में ऐसी भांति काम करेगी जैसे मैं कण हूं, तो कुछ में तरंग की भांति काम करती है, कुछ में कण की भांति कार्य करने लगती है, जब इसकी दो व्यवहार कर रही है, ओके, दो व्यवहार करने लगती है, इसे ही हम क्या है विकर्ण की द्वैतीय प्रकृति कहती है। तो आप जब भी क्वेश्चन पूछिए आपको बताना है विकर्ण की कुछ घटना में क्या है परिघटना में यह तरंग की भांति व्यवहार करती है, कुछ घटनाओं में ये क्या है कण की भांति व्यवहार करती है, यही क्या है विकर्ण की इस प्रकृति को क्या है द्वैतीय प्रकृति कहते हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे। निरोधी और आपका विभाग पूछा जा रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2022 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तैयार जरूर कर लीजिए, 2024 में रिपीट हो सकता है, ओके। ऐसा क्यों? क्योंकि यार 2022 के बहुत सारे आपके हिंदी इंग्लिश में अपन ने देखे हैं क्वेश्चन आ रहा है, तो जरूर तैयार कर लीजिए। 2022 वाले जितने इंपॉर्टेंट है, मतलब 2022 के पेपर में जितने क्वेश्चन आए तैयार कर लीजिए, ओके। निरोधी विभव क्या है? एनोड का वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है निरोधी विभव कहलाता है। एनोड का ऋणात्मक विभव, बस इतना आपको याद करना, इतनी लाइन अच्छे से ध्यान रखिएगा। एनोड का ऋणात्मक विभव जिस पर क्या है प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है निरोधी विभव कहलाता है। 2-3 बार पढ़िएगा, लिखिएगा, क्लियर कर लीजिएगा, याद हो जाएगा, ओके। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का
चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तापायनिक उत्सर्जन क्या से आप क्या समझते हैं? बहुत ही आसान है। उत्सर्जन मतलब उत्सर्जित करना, मतलब जो भी कोई धातु है, ताप मतलब गर्म करना, गर्म से क्या है वो इलेक्ट्रॉन फेंकने लगे, उत्सर्जित करने लगे, तो तापायनिक उत्सर्जन बिल्कुल आसान है। ओके, किसी धातु को गर्म करने पर, कोई धातु ले उसे गर्म करते हैं तो वे क्या उससे क्या है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे। इस घटना को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। नाम ही से आप निकाल लिए, नाम ही से अर्थ है उत्सर्जन मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करना। तापायनिक मतलब गर्म करके, ताप देकर। ओके, जब किसी धातु को हम गर्म करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या है जो रहते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, हर धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो वो क्या है इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकने लगती है, उत्सर्जित करने लिए, इसे हम कहते हैं तापायनिक उत्सर्जन करते हैं। आई होप समझ चुके होंगे। फिर तापायनिक उत्सर्जन के लिए प्रयुक्त धातु में कौन से गुण होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर में आ चुका है। ओके, तो पहला है कि धातु का कार्यफलन क्या है कम हो, ताकि क्या है कम ताप पर ही अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन हो सके। कार्यफलन कम हो मतलब क्या कम ही गर्म करें तो जल्दी जल्दी फेंकने लगे कौन, इलेक्ट्रॉन। ओके, जल्दी क्या है इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करें, इसलिए तो उसका क्या है कार्यफलन कम होना चाहिए। दूसरा है कि धातु का लंग अधिक हो, जिससे क्या है गर्म होने पर धातु पिघल ना जाए। ओके, क्योंकि हमें क्या है तापायनिक उत्सर्जन में क्या है धातु को गर्म करते हैं और धातु हम कोई धातु तुरंत ही पिघलने लगे तो फिर हम उस इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने से पहले वो गल जाएगी, तो फिर कैसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तो उसका क्या है धातु का गलनांक अधिक होना चाहिए। ओके, जिससे वो क्या अगर हम अच्छा गर्म करें तो क्या है धातु पिघले नहीं जल्दी। ओके, जिससे वो पिघलेगी नहीं तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती रहेगी। तो दो आपको शर्तें याद रखनी है कि धातु, बस इतना याद करिए, धातु का कार्यफलन कम होना चाहिए, धातु का लंग अधिक होना चाहिए, यही तापायनिक उत्सर्जन की वाली प्रयुक्त धातु में गुण है। आई होप समझ चुके हैं। आगे देख लेते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। मैं बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा हूं कि आपको समझ में आए, क्योंकि बहुत कम समय रह गया इसमें। आपको मैंने कही दोस्तों ये याद कर लीजिए, लेकिन याद कैसे करना है ये थोड़ा दिक्कत होती है। मैं थोड़ा प्रयास करूंगा अपनी तरफ से। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। समझ में आ रहा हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, आप देख लेते दहली आवृत्ति क्या समझाइए। ओके, दहली आवृत्ति क्या है, वही न्यूनतम आवृत्ति है जिसमें कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो सकते, चाहे वह प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों ना हो। ओके, इसे ही क्या है म्यू नॉट ऐसे दर्शाते हैं। कार्यफलन और दहली आवृत्ति में संबंधी पूछा जाता है, ये याद कर लीजिए। ये आपसे क्या है ऑब्जेक्ट में दोस्तों पूछा जाता है, और ये आपको क्या है न्यूमेरिकल भी इससे बन जाता है, जिसमें आपको दहली आवृत्ति दे दी जाए और फिर पूछे कार्यफलन बताओ, तो इस प्रकार से आप इससे निकाल सकते हो। जहां आपका क्या है ये आपका जो दिया हुआ ये कार्यफलन और ये आपका जो आपका एच है, यहाँ प्लांक नीतांक। ओके, तो याद कर लीजिएगा दहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति है। ओके, मतलब हर कोई धातु है, कोई भी धातु है तो उसकी वो फिक्स दहली आवृत्ति, फिक्स दहली आवृत्ति है। कोई धातु है तो वो फिक्स उसकी दहली आवृत्ति, वो कहती है कि भैया मुझे इतना आवृत्ति का क्या है इतनी न्यूनतम आवृत्ति चाहिए, अगर मुझे इतनी आवृत्ति मिल जाती है तो मैं अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन दूंगी। कौन धातु कहती है इतने इलेक्ट्रॉन दूंगी, अगर मुझे इतना नहीं मिलता, आवृत्ति नहीं मिलती तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। तो जो उसकी न्यूनतम आवृत्ति है, ओके, जिस पर क्या है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने लगती है, वह दहली आवृत्ति कहलाती है। चाहे क्या है प्रकाश की तीव्रता कितनी भी हो, तीव्रता से मतलब नहीं है, उससे तो मतलब है आवृत्ति से होती है, उसकी फिक्स आवृत्ति होती है। जो न्यूनतम आवृत्ति होती है उसे हम दहली आवृत्ति कहते हैं। और फिर ये आप संबंध भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है एन प्रकार के अर्धचालक को परिभाषित कीजिए। तो क्या है जब भी हम एन प्रकार के आपके अर्धचालक कब बनते हैं, जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में पंच संयोजी, मेन इसकी लाइन है पंच संयोजी, जब भी हम क्या है पंच संयोजी की अशुद्धि मिलाते हैं। ओके, जैसे आपका हो जाता है एंटीमनी, आपका फास्फोरस, आपका आर्सेनिक आदि अशुद्धियां मिलाई जाती है, तो इस प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। तो एन प्रकार के अर्धचालक में हमेशा पंच संयोजी आपकी क्या है अशुद्धि मिलती है। पी प्रकार के में आपकी है त्रिसंयोजी। ओके, तो जब शुद्धतम जर्मेनियम क्रिस्टल में त्रिसंयोजी हम क्या है परमाणु जैसे बोरॉन, इंडियम, एल्यूमिनियम आदि अशुद्धि मिलाई जाती है, तो इस प्रकार के अर्धचालक को क्या है पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। याद रखिएगा पी से आपको याद रखना है, आपको पी प्रकार में होता है त्रिसंयोजी अशुद्धि, और एन प्रकार में आपको पंच संयोजी। ऑब्जेक्ट में पूछा जाता, क्लियर रखिएगा। ओके, बाकी एक दोनों की परिभाषा एक ही सी है कि जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में पंच संयोजी अशुद्धि हो तो एन प्रकार, जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में त्रिसंयोजी परमाणु की अशुद्धि हो तो आपका पी प्रकार। आई होप समझ चुके इस बार तो मैंने आपको 17-18 में क्वेश्चन कवर कर दिए, मतलब कम से कम मैंने आपको 30-40 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कवर करा दिए। सॉल्यूशन साथ आगे 3 नंबर वाली बता दूंगा, वस्तुनिष्ठ भी आपको कंप्लीट करा दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, चैनल से आप जुड़ गया, कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।